दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, 12th क्लास की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखी है। 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं छठा चैप्टर, विश्व मानव अधिवास। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारी ये जो क्लास है वह पहुंच सके, उसकी वहां तक पहुंच हो सके। दोस्तों, मानव अधिवास, मानव यानी मानव अधिवास क्या होता है? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहले देखते हैं अधिवास क्या होता है। अधिवास क्या होता है? अधि और वास मतलब मानव के रहने योग्य स्थान को अपन क्या बोलते हैं? अधिवास बोलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित जो आवासों का जो संगठित समूह है वही क्या होता है? अधिवास होता है। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित तथा विकसित, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित तथा विकसित की गई संरचना, संरचनाएं क्या कहलाती है? अधिवास कहलाती है। यानी मानव द्वारा धरातल पर निर्मित की गई तथा विकसित की गई जो संगठित जो समूह होते हैं वो क्या कहलाती है? उनकी संरचनाएं क्या कहलाती है? मानव अधिवास कहलाते हैं। मानव अधिवासों को दोस्तों मानव बस्ती भी कहते हैं। जो अधिवास है उनको क्या कहते हैं? मानव बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव बस्ती भी उनको कहा जाता है। विदाल डी लाप्लास ने अपने शब्दों में मानव अधिवास को भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति के रखने के लिए निर्मित की जाने वाली जो संरचना है वह क्या कहलाती है? अधिवास कहलाती है। यानी ब्लास ने क्या परिभाषा दी? ब्लास के अनुसार, ब्लास ने क्या कहा दोस्तों? मानव द्वारा स्वयं के आवास, मानव द्वारा स्वयं के आवास और संपत्ति को रखने के लिए निर्मित, अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित जो संरचना है, निर्मित संरचना किसने कहा है? विदाल डी लाप्लास ने कहा है। क्या कहा है विदाल डी लाप्लास? कि मानव अधिवास मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा स्वयं के आवास व संपत्ति रखने के लिए निर्मित संरचना क्या है? मानव अधिवास है। यह बात कही है विदाल डी लाप्लास ने। दोस्तों, अब देखते हैं मानव अधिवासों की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए हुई। यानी इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? उत्पत्ति क्यों हुई? उत्पत्ति का जो कारण था वो है मानव के निवास की इच्छा। यानी मानव में क्या है कि जब से समूह में, जैसे प्रारंभिक जो मानव था, आदि मानव था, वह क्या करता था? कैसे रहता था? जंगलों में रहता था और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। जब से मानव में स्थायित्व की भावना आई, एक जगह रहने की भावना आई, तब से अब उनको अधिवासों की आवश्यकता पड़ने लग गई। तब से उनको अधिवासों की जरूरत होने लग गई। तो इस आधार पर अधिवासों की जो उत्पत्ति है, यानी निवास के आधार पर अधिवासों की जो उत्पत्ति है, उसको दो भागों में बांटा गया, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। तो दो भागों में इसको बांट दिया, दो भागों में। पहला अस्थायी और दूसरा स्थायी। अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास, दो भागों में इसको बांट दिया गया।
अब बात करते हैं अस्थायी अधिवास की। नाम से पता चल रहा है अस्थायी यानी स्थायी रूप से वह निरंतर वहां नहीं रह रहा, कुछ समय के लिए वहां रह रहा है, इसलिए वो क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी के बारे में अपन क्या परिभाषित करेंगे, मानव द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई प्रारंभिक जो बस्तियां हैं, बनाई गई प्रारंभिक बस्तियों का रूप अस्थायी अधिवास कहलाता है। यानी मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो बस्तियां बनाता है, जो प्रारंभ में बस्तियां बनाता है, जैसे मैं कुछ समय के लिए जयपुर गया, मेरे को पढ़ना है, तो मैं कुछ समय के कोचिंग के लिए कहाँ चला गया, जयपुर चला गया, और वहां मैं रूम लेके रहने लग गया, तो वो मेरा अस्थायी अधिवास के रूप में उसको लेकिन मैं स्थायी रूप से कहाँ रहता हूँ, सीकर में रहता हूँ। तो इस प्रकार से जो अधिवासों का जो निर्माण किया गया वो क्या कहलाता है, अस्थायी अधिवास कहलाता है। विश्व में 2% जनसंख्या है जो जनजातियों के रूप में अस्थायी अधिवासों में क्या करती है, निवास करती है। जैसे अपन ने बस्तियों की बात की, जनजातियों की बात की, जनजाति अपने भोजन और खान पान के लिए जंगलों में एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो अस्थायी रूप से कुछ दिनों तक वहां रुकते हैं, जब तक उनके आसपास पर्याप्त संसाधन खत्म न हो जाते तब तक वो वहां रहते हैं। जब संसाधनों की कमी होने लगती है, शिकार के लिए जानवरों की कमी होने लगती है, तो वो स्थान छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार अस्थायी अधिवास है वो विश्व की 2% जो जनजातियां हैं, जनजातियों के रूप में जो जनसंख्या है वह अस्थायी अधिवासों में क्या करती है, निवास करती है। तो ध्यान में रखना 2% अस्थायी अधिवास। दोस्तों मरुस्थलीय, पर्वतीय, वनों तथा ध्रुवीय आदि जो क्षेत्र हैं, इनमें स्थायी बस्तियां हैं वह नजर नहीं आती, यानी उनमें स्थायी बस्तियां कभी नहीं मिलती। जैसे मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति के तंबू, मध्य एशिया में रहने वाली जो किर्गिज जनजाति है उसके तंबू, और एस्किमो जनजाति के इग्लू इसका प्रमुख उदाहरण है। अस्थायी अधिवासों के प्रमुख उदाहरण है किर्गिज जनजाति के तंबू जो कहाँ रहती है, मध्य एशिया में, और एस्किमो जनजाति के इग्लू जो कहाँ निवास करती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, साइबेरियाई क्षेत्रों में वहां निवास करती है। तो अस्थायी अधिवास 2% जनसंख्या अस्थायी अधिवासों के रूप में निवास कर रही है। अब बात करते हैं स्थायी अधिवासों की। जब से मानव में क्या हुआ है, समूह में रहने की प्रवृत्ति जागृत हुई है, मतलब एक समूह में, एक परिवार के रूप में रहने की जब से उनमें इच्छा जागृत हुई है, तभी से धरातल के ऊपर है जो स्थायी अधिवासों की क्या होने लग गई थी, उत्पत्ति होने लग गई थी, स्थायी अधिवास आने लग गए थे सामने। वर्तमान विश्व में स्थापित जो कॉलोनियां है वह स्थायी अधिवासों का ही एक प्रमुख उदाहरण है। वर्तमान में जो नई नई कॉलोनियों का जो विकास हो रहा है वह स्थायी अधिवासों की क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आदि, सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि जितनी भी बस्तियां हैं वह स्थायी अधिवासों की क्या थी, या स्थायी बस्तियों की क्या थी, प्रमुख उदाहरण थी, उनका प्रतीक था। तो इस प्रकार स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों अब बात करते हैं किसी भी मानव बस्ती का जो स्थायित्व है वह किन बातों पर निर्भर करता है, यानी मानव किसी स्थान पर जाकर स्थायी अधिवास बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको प्रेरित करती है स्थायी अधिवास या बस्ती बनाने की के लिए। तो पहला तो है स्थानीय संसाधन, यानी कौन सी बातों पर वह निर्भर करता है, तो स्थायी अधिवास बनाने के लिए निम्न बातें महत्वपूर्ण है, यानी स्थायी अधिवास बनाने के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। पहला स्थानीय संसाधन, पहला है स्थानीय संसाधन।
पहली जो मोटी बात है वह है स्थानीय संसाधन, यानी जिस स्थान पर अपन लोग रहने के लिए जा रहे हैं वहां संसाधनों की उपलब्धता अगर ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन वहां उपलब्ध है, तो वहां स्थायी बस्तियां अपन को अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। जैसे मान लो अपन किसी नए स्थान पर जाकर बसते हैं या नई जगह कोई जमीन खरीदते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, वहां पानी की उपलब्धता है कि नहीं, आसपास आवागमन के साधनों के लिए क्या सुविधाएं हैं, यहाँ से हाईवे नजदीक पड़ता है कि नहीं, कोई रेलवे स्टेशन आसपास है कि नहीं, कोई सरकारी विभाग आसपास है कि नहीं, ये सभी कंडीशन अपन देखते हैं कि आने वाले समय में वहां के जो कंडीशन है वह कैसी होगी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थानीय संसाधन, यानी संसाधनों की उपलब्धता उन क्षेत्रों में कितना है, शहर से कितनी दूरी पर है, कोई भी वस्तु चाहिए तो जल्दी से जाकर अपन ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो स्थानीय जो संसाधन है उनकी उपलब्धता सबसे मोटा बिंदु होता है कि किसी भी स्थान पर अपन को अधिवास निर्मित करने के लिए। दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध, दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध। बाह्य विश्व से संबंध, यानी किसी भी राष्ट्र में अगर अपन स्थायी रूप से रहने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि बाहरी जो विश्व है उसके साथ उस देश के, उस राष्ट्र के संबंध कैसे हैं। अपन कौन से राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे, जहां राजनीतिक परिस्थितियां शांत हो, युद्ध की संभावनाएं न हो, जो राजनीति है वह लोगों के अनुसार की जाए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते की जाए। तो ऐसी और बाहरी जो विश्व है, विश्व के जो देश है उनसे उनका संबंध कैसा है, ये सभी बिंदु अपन देख के क्या करते हैं, उन देश में रहना पसंद करते हैं। तो अगला है भावी उन्नति की संभावनाएं, भावी उन्नति की संभावनाएं। जिन भी क्षेत्रों में अपन निवास करने के लिए जो स्थायी बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं, वहां आने वाले समय में जो विकास की है या उन्नति की है वह संभावनाएं कितनी है, इस यह बात भी क्या है हमें प्रेरित करती है। अगला जो है वह है सुरक्षा। सुरक्षा, जिन क्षेत्रों में अपन निवास करने जा रहे हैं, बस्तियां बसाने जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति क्या है, इस चीज को भी अपन देखते हैं। अगला है धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक, ये प्रमुख जो वे कारक हैं जो किसी भी स्थान पर मानव के बस्ती बसाने के लिए जो बातें ध्यान में रखती है, या जिन बातों पर वो निर्भर करता है कि वहां बस्ती बसाई जाए या न बसाई जाए, कॉलोनियों का विकास किया जाए या न किया जाए, ये सभी बातें हैं, ये 5 बातें हैं, ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मानव अधिवासों के निर्माण के क्या क्या उद्देश्य हैं, कि मानव जो अधिवास है उनका निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कहते हैं दोस्तों मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य से मानव बस्तियों का निर्माण किया गया। एक तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए। मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए, मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया गया, अधिवासों का निर्माण किया गया, मानव बस्तियों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। यानी जो स्थायी अधिवास है वह सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी ऋतु हो, उसके अंदर मानव को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। तो मौसमी जितनी भी परिस्थितियां हैं उनके अंदर मानव कहाँ सुरक्षा महसूस करता है, अधिवासों में, यानी मानव अपने अधिवासों में वह रहना या सुरक्षित रहना पसंद करता है। तो जो निर्माण का उद्देश्य था वह पहला था मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए। दूसरा आता है खाद्य वस्तुओं के भंडारण में, यानी जितने भी, जैसे प्रारंभिक मानव की बात कर लो या वर्तमान मानव की बात कर लो। प्रारंभिक मानव था वो स्थानांतरित कृषि करता था, वह स्थानांतरित कृषि करता था, यानी कुछ समय एक जगह पर होकर 2-3 वर्ष तक क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। जब जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती तो उसको पड़त छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके क्या कर लेता था, खेती कर लेता था। लेकिन खेती के दौरान जो भी
उपज होती थी उस उपज को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास भंडार की क्या नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, उचित जगह की व्यवस्था नहीं थी। तो उसे भी किसकी आवश्यकता पड़ने लगी, भंडारण की आवश्यकता पड़ने लगी और किसका निर्माण करने लगा, अधिवासों का निर्माण करने लगा, स्थायी अधिवासों का निर्माण करने लगा। अगला जो कारक है वह है जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा हेतु, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा हेतु मानव था जंगलों में निवास करता था। अब उनको बार बार डर किस चीज का सताता था, जंगली जानवरों का तथा पशुओं का। वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इनके डर से वे कैसे अधिवासों में रहना पसंद करने लगे, स्थायी अधिवासों में रहना पसंद करने लगे। यानी अधिवासों का निर्माण करना उन्होंने क्या समझा, उचित समझा। सामाजिक आर्थिक धार्मिक शैक्षणिक आदि कार्यों के लिए अब मानव धीरे धीरे स्थायी रूप में रहने लग गया, अधिवासों में निवास करने लग गया। अपने समाज के लोगों में वह रहना पसंद करता है, अपने धर्म के लोगों रहना पसंद करता है, अपनी संस्कृति के अनुसार वह रहना पसंद करता है। तो उसी के हिसाब से वह अपने समाज के लोगों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और अपने धर्म के लोगों के साथ वह रहने लग गया और एकजुट होकर रहने लग गया, समूह में वह रहने लग गया। तब निर्माण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या बन गया, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्य। इसी के साथ साथ जो शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो करने के लिए भी मानव को किसका निर्माण करना पड़ा, अधिवासों का निर्माण करना पड़ा। अगला दोस्तों, पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी मानव को अधिवासों के निर्माण का उद्देश्य क्या था, वह पारिवारिक रूप में रहना चाहता था, परिवार के साथ रहना चाहता था तथा विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता था। वह ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए उसको निर्माण किसका करना पड़ा, अधिवासों का उनको निर्माण करना पड़ा। तो दोस्तों, मानव अधिवासों के निर्माण के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे 5: मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए, खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा के लिए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक कार्यों के लिए और पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। ये 5 कारण ऐसे थे जो मानव को किसके लिए निर्मित थे, अधिवासों के निर्माण के लिए उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, ये 5 उद्देश्य थे। अब बात करते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण, मानव अधिवासों का वर्गीकरण यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा गया है। मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं, आधारभूत कार्यों और इनके आधार पर, यानी प्राकृतिक दशाओं के आधार पर और आधारभूत कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण अधिवास तथा नगरीय अधिवास। 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, और दूसरा नगरीय अधिवास। इन 2 भागों में इसको बांटा गया, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर और आधारभूत जो कार्य मानव द्वारा किए जाते हैं उनके आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण अधिवासों की। ग्रामीण अधिवासों की नाम से पता चल रहा है कहां रहते हैं, गांवों में रहते हैं। नगरीय अधिवास नगरों में निवास करते हैं। तो ग्रामीण अधिवास कौन कौन से हैं, ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवासों की विशेषताएं क्या होती है, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं क्या होती है, वो सभी अपन इस बिंदु के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या अपने जीवन चलाने के लिए भूमि से संबंधित जितने भी जो कार्य करती है, अर्थात प्राथमिक व्यवसायों में जो संलग्न रहती है, वे कैसी जनसंख्या कहलाती है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां अपना जीवन चलाने के लिए प्राथमिक व्यवसाय पर क्या रहते हैं,
निर्भर रहते हैं या उसमें संलग्न रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन का कार्य करना, खाद्य संग्रहण करना, ये सभी जो कार्य है वह प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और यह ग्रामीण बस्तियों या ग्रामीण अधिवासों की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्हीं को ग्रामीण अधिवासों के नाम से जाना जाता है, यानी ये लोग जहां रहते हैं वो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। दोस्तों ग्रामीण अधिवास कई प्रकार के होते हैं। मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर इनको क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ग्रामीण अधिवासों के जो प्रकार हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मकानों की दूरी के आधार पर, जैसे गांव में अपन जाते हैं, मकान पास पास मिलते हैं, दूर दूर मिलते हैं, तो अभी कई बार अपन गाँव कह देते हैं, ढाणियां कह देते हैं। और शहर, तो फर्क होता है, शहर में घर पास पास होते हैं, इसलिए दूरी के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरा है प्रकीर्ण अधिवास। कौन सा है? प्रकीर्ण अधिवास। इसे एकाकी भी कहते हैं, एकाकी अधिवास भी कहते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। अगला है मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास। और चौथा है पल्ली, चौथा है पल्ली अधिवास। दोस्तों मकानों की दूरी और संख्या के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को बांट दिया अपन ने 4 भागों में, सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास तथा पल्ली अधिवास। इन 4 भागों में बांट दिया। अब एक एक करके अपन क्या, एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण अधिवासों के वर्गीकरण में। पहला सघन या गुच्छित अधिवास। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सघन यानी पास पास, गुच्छित यानी एक जगह, जैसे अंगूर होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, सारे अंगूर अपने पास पास में होते हैं। तो नाम से स्पष्ट होता है कि ये अधिवास किस प्रकार के होंगे। तो दोस्तों सघन अधिवास प्राय मैदानी भागों, समतल मैदानों और पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जो बहुत विकसित क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? विकसित क्षेत्र होते हैं, जिनमें आवास गृह आपस में पास पास होते हैं। आवास गृह मतलब मकान क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इन्हें पुंजित, संहत, संकेंद्रित और संकुल बस्तियां भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पुंजित, संहत, पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकेंद्रित और संकुल। अधिवास भी कहते हैं। सघन अधिवासों को पुंजित, पुंजित मतलब एक पुंज, पास पास, संहत का मतलब सबका मतलब है एक दूसरे के नजदीक। पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकुल अधिवास भी इनको कहा जाता है। किनको? सघन अधिवासों के। ये प्राय कहां मिलते हैं? अभी अपन ने बात की थी, कहां मिलते हैं? मैदानी भागों, मैदानी भागों, समतल मैदानों, समतल मैदानों, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों, क्षेत्रों में ये मिलते हैं। फिर कैसे होते हैं? विकसित समूह होते हैं। ये कैसे समूह होते हैं? विकसित समूह होते हैं। कैसे समूह होते हैं? विकसित समूह होते हैं। तो सघन अधिवास है, इन्हें पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकुल अधिवास भी कहते हैं। ये मैदानी भागों, समतल मैदानों, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ये विकसित समूह होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? विकसित समूह होते हैं, जिनमें जो आवास गृह या मकान होते हैं वह कैसे मिलते हैं? पास पास मिलते हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं हो सकती है? सघन अधिवासों की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखना समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सघन अधिवासों की विशेषता है इसमें जो अधिवास है, जो मकान है, प्राय खेतों के जो ऊंचे उठे हुए भाग है। मतलब खेत में स्थान कई होगा तो ढाल जाता है, होता है, कहीं ऊंचाई में होते हैं, कहीं नीचाई में होते हैं।
तो जो ऊंचाई वाले खेतों के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां जो मकानों जो अधिवासों का निर्माण किया जाता है वे कैसे अधिवास होते हैं, सघन अधिवास होते हैं जो सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं। सभी अधिवास पास पास होते हैं, सभी जो आवास है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, मकान जो है वो पास पास होते हैं। आवासों के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक स्थल भी होते हैं, मंदिर हो जाए कोई ऐसी चीजें, धार्मिक स्थल भी उनके साथ साथ बनाया जाता है ताकि लोग ज्यादा दूरी में नहीं रहे, सामाजिक दूरी है वो नहीं रहे, हमेशा पास पास रहे। संसाधनों की उचित पहुंच होनी चाहिए। संसाधनों की क्या होती है, उचित पहुंच होती है। भूमि है वो कैसी मिलती है, उपजाऊ मिलती है। जल की उपलब्धता पर्याप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। ये सभी कारण होते हैं, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वह भी क्या मिलती है, अधिक मिलती है। जनसंख्या इन क्षेत्रों की क्या मिलती है, अधिक मिलती है। तो सघन अधिवास यानी इनमें घर है, मकान है प्राय पास पास होते हैं। इन्हें पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकुल अधिवास भी कहते हैं। ये क्षेत्र मैदानी भागों, समतल मैदानों, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मिलते हैं और ये अपने आप में विकसित समूह होते हैं जिनमें घर पास पास होते हैं। ये सभी इनकी क्या है, विशेषताएं है अपने आप में। दूसरी बात करते हैं परकीण या एकाकी अधिवास। परकीण अधिवास, परकीण अधिवास ऐसे अधिवास जो छितरे हुए या बिखरे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं, परकीण अधिवास कहलाते हैं। यानी सघन में तो सभी घर क्या थे, पास पास थे, परकीण में क्या हो जाएंगे, थोड़े बिखरे हुए हो जाएंगे। इसलिए आवास एक दूसरे से थोड़े दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। यानी खेती वाले जगह पर मकान नहीं बनाए जाते, खेती वाले क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्या बनाए जाते हैं, इसमें मकान बनाए जाते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, एक तो आवास है, आवास होते हैं कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, आवास दूर दूर होते हैं। फिर व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं, मतलब अलग थलग रहते हैं, थोड़े से अलग अलग रहते हैं, क्योंकि मकानों की दूरी बढ़ गई तो सामाजिक दूरी क्या हो गई, ऑटोमेटिक कम हो गई। यानी मकानों की दूरी बढ़ी और सामाजिक दूरी क्या हुई, ज्यादा हुई। मकानों की दूरी बढ़ी, सामाजिक दूरी भी क्या हुई, बढ़ गई। मतलब लोग एक दूसरे के पास रहना कब पसंद करें, एक दूसरे से क्या हो गई, दूरी हो गई, मतलब अकेले रहना पसंद करने लगे। एक दूसरे से सहयोग की जो भावना है वह इन लोगों में कम होती है। क्या कम होती है, सहयोग की भावना। मतलब दूर दूर रहेंगे तो सहयोग कर नहीं पाएंगे, तो सहयोग की भावना कम हो जाएगी लोगों के अंदर। और जो स्वतंत्र जीवन है वह यापन करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जीवन कैसा होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ये थी परकीण अधिवास। जो मकान थे वो छितरे हुए या बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, इसलिए आवास दूर दूर होने से ये लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर क्या करते हैं, अधिवासों का निर्माण करते हैं। ये अधिवास आवास है, इनमें दूर दूर होते हैं, सहयोग की भावना कम होती है लोगों में और स्वतंत्र जीवन यापन करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं यहाँ के लोग। अगर देखा जाए कि जो परकीण या सघन, जो सघन अधिवास है वो कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, कौन से, ये जो सघन अधिवास वो कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूछ ले कि सघन बस्तियां भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, तो क्या लिखो, सघन बस्तियां भारत के कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, तो उत्तर क्या लिखो, सघन बस्तियां भारत के, अभी अपन ने बात की देखो यहीं से उत्तर निकालते हैं, मैदानी भागों, समतल मैदानों और जल की उपलब्धता, यहीं से अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अचानक मेरे ध्यान में आ गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, तो मैंने आपके साथ साझा कर लिया इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आ जाए सघन अधिवास भारत के किन क्षेत्रों में मिलते हैं, क्या लिखोगे, सघन बस्तियां या अधिवास प्राय गंगा सतलज के मैदान, गंगा तथा सतलज के मैदान, मालवा तथा विंध्य पठार, मालवा तथा विंध्य पठार, नर्मदा नदी की घाटी व राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में मिलती है या मैदानी भागों में मिलती है। सघन बस्तियां गंगा सतलज के मैदान, मालवा विंध्य का पठार, नर्मदा नदी की घाटी, राजस्थान के मैदानी भागों में यह अधिवास मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परकीण अधिवास भारत में कहाँ मिलते हैं या विश्व में कहाँ मिलते हैं, तो परकीण अधिवास की जो बस्तियां हैं मुख्यतः यूएसए, कनाडा के जो प्रेरी के मैदान है वहां, एशिया के स्टेपिज मैदानों में, अर्जेंटीना के पंपास मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्समेर, राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में मिलते हैं।
परकीय बस्तियों की अगर विश्व में बात करें तो विश्व के जो प्रमुख जो मैदानी क्षेत्र है वहां यह प्रमुख रूप से मिलती है। कौन सी बस्तियां? परकीय बस्तियां, क्योंकि खेतों को छोड़कर मकान बनाए जाते हैं। खेतों को छोड़कर यानी कृषि भूमि पर मकान परकीय अधिवासों के अंतर्गत नहीं बनाया जाता, तो उन क्षेत्रों को छोड़कर बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां परकीय बस्तियां मिलती हैं? यूएसए, कनाडा के प्रेरी मैदान, एशिया के स्टेपी, अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा जिलों में यह बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है। कौन सी? परकीय बस्तियां। अब बात करते हैं मिश्रित बस्ती। तो तीसरी है वह है मिश्रित बस्ती या अधिवास। मिश्रित बस्ती या अधिवास, नाम से ही पता है मिश्रित यानी सघन और जो परकीय, इन दोनों का जो मिला जुला जो रूप है वह कौन सी बस्ती कहलाती है? मिश्रित बस्ती कहलाती है, मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। यह सघन व परकीय अधिवासों के बीच की क्या है? अवस्था है, दोनों के मध्य की अवस्था है, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ जाती है और किसकी उत्पत्ति होती है? मिश्रित बस्तियों की उत्पत्ति होती है। मान लो किसी परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई तो आवास के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो उनको जगह चाहिए तो लोग क्या करते हैं? उनके आसपास जो मकान है या थोड़ी सी दूरी पर क्या करते हैं? और मकानों का निर्माण कर देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित बस्ती कहते हैं। मिश्रित बस्ती है वो है राजस्थान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में मिश्रित बस्ती या अधिवास मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान के कौन से जिले में मिश्रित बस्ती या आवास मिलते हैं? तो सांगोद गांव मिलता है। कौन सा गांव है? सांगोद, जो कहां पड़ता है? कोटा में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान के किस गांव में मिश्रित बस्ती का उदाहरण देखने को मिलता है, तो राजस्थान के सांगोद गांव, सॉरी सांगोद में जो प्रॉपर स्थान है वह है खुर्द। ध्यान में रखना, राजस्थान में सांगोद के खुर्द गांव में, जो कहां है? कोटा में। सांगोद उनका जो पंचायत समिति का एरिया आता है वो है सांगोद और गांव का नाम है खुर्द, और जो कौन से जिले में पड़ता है? कोटा में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के कौन से जिले में, जिले का नाम आए तो कोटा, कौन से जिले में मिश्रित अधिवास का उदाहरण देखने को मिलता है? तो कोटा। तो गांव पूछ ले तो कौन सा? सांगोद का खुर्द गांव। ठीक है दोस्तों, अब इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। किनको? मिश्रित बस्ती को क्या कहते हैं? अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय। अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय, अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी इनको कहते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य की अवस्था है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो न तो ज्यादा सघन है तो अर्ध सघन, न ही इन दोनों से एकदम अलग है, बिल्कुल इनके बीच की स्थिति है वह है मिश्रित बस्ती, तो इसे अर्ध केंद्रीय भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अंतिम जो बस्ती है वह है पल्ली बस्ती या अधिवास। पल्ली बस्ती या अधिवास दोस्तों, इसको पुराना अधिवास भी कहते हैं। कई बार इसके लिए पुराना शब्द भी लिखा होता है, पुरानी बस्ती या पुराना अधिवास भी इसको अपन कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो अधिवास है वह प्राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। मतलब एक ही बस्ती यानी एक ही इलाके में बसे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूरी पर इनके क्या होते हैं? घर होते हैं, मकान होते हैं। ऐसी बस्तियां अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, मतलब ये समूह में बटी होती है। इस कोने पे अलग प्रकार का गांव के इस हिस्से में अलग जाति के लोग, इसमें अलग जातियों के लोग, मतलब जातिगत आधार पर ये बटे होते हैं, जिनको अपन साधारण भाषा में ढानी भी कह सकते हैं। ऐसी बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में तथा खनन वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन आ जाए कि पल्ली बस्तियां कौन से क्षेत्रों में मिलती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में और खनन के क्षेत्रों के अंदर कौन सी बस्ती देखने को मिलती है? पल्ली बस्ती देखने को मिलती है। तो ये थी मानव जो अधिवास है उनके ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकार अपन ने पढ़े थे। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, जिनमें सघन अधिवास, परकीय अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवासों का अपन ने क्या किया है? अध्ययन किया है। अब आगे बात करते हैं
ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की। दोस्तों अधिवास है वह बसाव की आकृति के आधार पर अनेक अनेक भागों में इसको अपन बांटते हैं। यानी कोई देखने में कैसे आकृति का लगता है, कोई अधिवास देखने में कैसी आकृति का लगता है, इसकी आकृति यानी उसके आकार के आधार पर अपन को अलग अलग भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रतिरूप। मतलब उनका आकार, उनकी प्रतिकृति किस प्रकार की होती है। तो आकृति के आधार पर जो अधिवास है वह कौन कौन से हैं, अपन एक एक करके उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला है रेखीय प्रतिरूप। पहला है रेखीय प्रतिरूप। नाम से स्पष्ट है, रेखीय मतलब एक रेखा में। तो रेखीय प्रतिरूप है दोस्तों वो इस प्रकार से मिलते हैं। मान लो कोई एक सीधी सड़क है, हाईवे है या कोई भी क्षेत्र है, रेलवे लाइन है, इसके चारों तरफ क्या निर्मित हो जाते हैं, अधिवास या मकान निर्मित कर लिए जाते हैं, जिनको देखने पर ये किसी एक रेखा के सहारे ये नजर आते हैं, देखने पे लगते हैं कि एक सीधी रेखा के सहारे ये बने हैं, इसलिए इन प्रतिरूप को क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप। तो किस प्रकार आंसर राइट करोगे, इस प्रकार के प्रतिरूप सड़कों, किसके, सड़क मार्ग, सड़क मार्गों, रेलवे लाइनों या रेल मार्गों, नदियों आदि के जो किनारे जो बसी होती है वे कैसी बस्तियां होती है, रेखीय बस्तियां होती है, जो भारत में गंगा और यमुना के मैदानों में मिलती है। अगर भारत में देखें तो कहाँ मिलती है, गंगा तथा यमुना के मैदानों, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों में। देखो एकदम इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार का डायग्राम आपको बना देना है। रेखीय प्रतिरूप का नाम आती है एक सीधी रेखा के सामने, इस देखने पर एक रेखा की तरह लगती हो, जो ये जो रेखीय प्रतिरूप है वह सड़क मार्गों के दोनों किनारों, रेल मार्गों के किनारों या एक नदी के दोनों तरफ के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये जो अधिवास है वह निर्मित किए जाते हैं, जो भारत में मुख्यतः गंगा तथा यमुना नदी के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें देखने को मिलते हैं। कौन से प्रतिरूप हो गया, रेखीय प्रतिरूप। दूसरा बात करते हैं दोस्तों तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप तीर प्रतिरूप यह किसी नदी विसर्ग के सहारे, नदी विसर्ग के सहारे या दो आपके जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये जो निर्मित होती है वह बस्तियां कौन सी होती है, तीर बस्तियां होती है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कन्याकुमारी, उड़ीसा की चिल्का झील, ये सभी के तट पर जो बस्तियां निर्मित होती है वह किस प्रकार की बस्तियां हैं, तीर प्रतिरूप है। अब बात करते हैं, नाम आया है नदी विसर्ग। तो दोस्तों नदी विसर्ग मतलब नदी जो बहाव करती है वह सर्प यानी सर्प चलता है उसके समान यह भी नदियां भी चलती है। तो इस प्रकार की आकृति नदी निर्मित करती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, नदी विसर्ग। अब ये जो नदी है वह बहाव कम होने के कारण क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और इस प्रकार की आकृति निर्मित करती है। अगर नदी का बहाव तेज होता है तो नदी सीधी निकलती है, लेकिन बहाव क्या हो जाता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों की तरफ नदी आती है तो इनका बहाव कम हो जाता है। बहाव कम होता है तो नदी बाकी टेढ़ी बहने लगती है, यानी बाकी टेढ़ी होने लगती है और अपना रास्ता बनाने लगती है। सीधी अगर आती है, तेज बहाव होता है तब तो नदी सीधी निकल जाती है, नहीं टेढ़ी हो जाती है। जब ये नदियां ऐसे घूमती है तो इन क्षेत्रों में मतलब इनके ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में बस्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इन क्षेत्रों में बस्तियों का विकास हो जाता है, जिन्हें प्राय क्या कहते हैं, अपन तीर प्रतिरूप कहते हैं। क्योंकि ये दूर से देखने पर या हाइट पर से देखते हैं इनको तो इस प्रकार तीर के समान ये आकृति इनकी नजर आती है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, तीर प्रतिरूप दे दिया गया। जो प्राय कहाँ मिलते हैं, भारत के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और उड़ीसा के चिल्का झील के क्षेत्रों में मिलती है। इन क्षेत्रों में यह प्राय देखने को मिलती है। कन्याकुमारी भारत का जो सबसे निचला हिस्सा है वह कन्याकुमारी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये बना, यहाँ पर बस्तियां रहने लगी तो किस आकार में बन गई, तीर के आकार में यह बन गई, इसलिए इसे तीर प्रतिरूप अपन
कहते हैं। कौन सा प्रतिरूप? तीर प्रतिरूप। ये कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो आकृति देखने को मिलती है उसको, उस आकृति का क्या दे दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है। तो यह है तीर प्रतिरूप। तो दोस्तों राइट कैसे करेंगे आंसर? किसी नदी विसर्ग के सहारे या दो आब के क्षेत्र। दो आब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो आब के क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियों का या इस प्रकार की बस्तियां निर्मित होती है। भारत में ऐसा स्वरूप कन्याकुमारी और उड़ीसा की चिल्का झील के जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रतिरूप है दोस्तों वह है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप नाम से स्पष्ट है, आयताकार मतलब आयत के समान इसकी आकृति होगी। मतलब मान लो दो नदी के क्षेत्र, दो सड़क है, एक दूसरे को किस पर काट रही है? समकोण पर काटती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को चौराहा कहते हैं। इन सड़क के जो किनारों पर जो निर्मित जो बस्तियां हैं, ये बस्तियां इस प्रकार से निर्मित हो गई, जिन्हें किस नाम से जाना जाने लग गया? आयताकार प्रतिरूप के नाम से जाना गया। इस प्रकार इन बस्तियों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। मतलब इस समकोण के सहारे जो है वो निवास बसने लगे, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? आयताकार बस्ती कहा गया। यानी इस आयताकार जो बस्ती है इसको अपन एक नाम बोल देते हैं, चौक-पट्टी बस्ती। चौक-पट्टी प्रतिरूप या बस्ती। चौक-पट्टी प्रतिरूप या बस्ती। दोस्तों दो सड़कें जो आपस में मिलती है, समकोण पर एक दूसरे को काटती है, उनके मिलन स्थान से चारों तरफ जो बस्तियां फैली है वे क्या कैसे प्रतिरूप का निर्माण करती है? आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। अब अगला है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप नदियों, नहरों, सड़कों के किनारे पर, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारों पर इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? त्रिभुजाकार प्रकार के। लेकिन भारत में पंजाब, हरियाणा में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पंजाब तथा हरियाणा में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। भारत में अगर बात करें तो पंजाब में तथा हरियाणा में कौन से प्रतिरूप मिलते हैं? त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अगला जो रूप है दोस्तों वह है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, अरीय का मतलब होता है दोस्तों, मतलब कोई उसका फिक्स दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में वह चले जाते हैं। जैसे मान लो एक ढाल वाला क्षेत्र है, ढाल वाले क्षेत्रों में अपन पानी डालते हैं तो पानी किधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल जाए, इधर से भी, जिधर ढाल होगा उधर निकल जाए। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यानी मोस्टली पठारी जो क्षेत्र है वहां इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हैं, यानी अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हैं, तो इनके मिलन स्थान से जो सड़कों है उनके किनारों पर जो निर्मित जो अधिवास होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अरीय अधिवास कहलाते हैं। अगर देखे जाए तो देखो ये कोई क्षेत्र है, इसमें ये सड़कें इधर से, ये कच्ची सड़कें इधर से, ये इधर से, ऐसे सड़क मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, किधर से भी रास्ता निकल जाता है। उनके जो किनारों पर जो बस्तियां निर्मित होती है, ये जो स्वरूप है वह कैसा होता है? अरीय स्वरूप होता है, अरीय प्रतिरूप होता है। जो प्राय जो गंगा का जो ऊपरी मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में। गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। दोस्तों अगला है वर्ताकार प्रतिरूप। कैसा है? वर्ताकार प्रतिरूप। छठा है वर्ताकार प्रतिरूप। दोस्तों जो वर्ताकार प्रतिरूप है नाम से पता चल रहा है कैसा होगा? गोल होगा। मतलब किसी झील, तालाब, नदी, तालाब के जो किनारे पर बस्तियों का जो बसाव होता है वो कैसा होता है? वर्ताकार रूप में होता है। यानी किसी झील, तालाब, कुएं, धार्मिक स्थान है, मंदिर भी हो सकता है, चौपाल हो सकता है, उसके चारों तरफ अगर मकान बनने से जो निर्मित जो प्रतिरूप होता है वह कौन सा प्रतिरूप होता है? वर्ताकार प्रतिरूप होता है। दोस्तों इस प्रकार अनेक तरह के प्रतिरूप बनते हैं। मोस्टली जो प्रतिरूप थे वो अपन ने देख लिए। अन्य जो बच गए जैसे तारा प्रतिरूप है, पंखा प्रतिरूप है, अनियमित प्रतिरूप है, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है,
मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है, अन्य तरह के जिगजैग है, अन्य तरह के जो प्रतिरूप है वो आते हैं मोस्टली अपने जो है वो देख ले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण अधिवासियों की कौन कौन सी समस्याएं अगर अपने सामने आती है, यानी ग्रामीण अधिवासियों में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समस्या के रूप में अपने सामने आती है या अपन को देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं में परिवहन के साधनों का अभाव। अगला जो रूप है दोस्तों वह है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, अरीय का मतलब होता है दोस्तों, मतलब कोई उसका फिक्स दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में वह चले जाते हैं। जैसे मान लो एक ढाल वाला क्षेत्र है, ढाल वाले क्षेत्रों में अपन पानी डालते हैं तो पानी किधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल जाए, इधर भी, इधर से भी, जिधर ढाल होगा उधर निकल जाए। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यानी मोस्टली पठारी जो क्षेत्र है वहां इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हैं, यानी अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हैं, तो इनके मिलन स्थान से जो सड़कों है उनके किनारों पर जो निर्मित जो अधिवास होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अरीय अधिवास कहलाते हैं। अगर देखे जाए तो देखो ये कोई क्षेत्र है, इसमें ये सड़कें इधर से, ये कच्ची सड़कें इधर से, ये इधर से, ऐसे सड़क मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, किधर से भी रास्ता निकल जाता है। उनके जो किनारों पर जो बस्तियां निर्मित होती है, ये जो स्वरूप है वह कैसा होता है? अरीय स्वरूप होता है, अरीय प्रतिरूप होता है। जो प्राय जो गंगा का जो ऊपरी मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। ऊपरी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। दोस्तों अगला है वर्ताकार प्रतिरूप। कैसा है? वर्ताकार प्रतिरूप। छठा है वर्ताकार प्रतिरूप। दोस्तों जो वर्ताकार प्रतिरूप है नाम से पता चल रहा है कैसा होगा? गोल होगा। मतलब किसी झील, तालाब, नदी, तालाब के जो किनारे पर बस्तियों का जो बसाव होता है वो कैसा होता है? वर्ताकार रूप में होता है। यानी किसी झील, तालाब, कुएं, धार्मिक स्थान है, मंदिर भी हो सकता है, चौपाल हो सकता है, उसके चारों तरफ अगर मकान बनने से जो निर्मित जो प्रतिरूप होता है वह कौन सा प्रतिरूप होता है? वर्ताकार प्रतिरूप होता है। दोस्तों इस प्रकार अनेक तरह के प्रतिरूप बनते हैं। मोस्टली जो प्रतिरूप थे वो अपन ने देख लिए। अन्य जो बच गए जैसे तारा प्रतिरूप है, पंखा प्रतिरूप है, अनियमित प्रतिरूप है, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है, अन्य तरह के जिगजैग है, अन्य तरह के जो प्रतिरूप है वो आते हैं मोस्टली अपन ने जो है वो देख ले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण अधिवासियों की कौन कौन सी समस्याएं अगर अपने सामने आती है, यानी ग्रामीण अधिवासियों में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समस्या के रूप में अपने सामने आती है या अपन को देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं में परिवहन के समस्या थी परिवहन के साधनों का अभाव। यानी ग्रामीण अधिवासियों के अंदर क्या मिलती है? परिवहन के साधनों की कमी मिलती है, उनका अभाव मिलता है, पर्याप्त परिवहन के साधन वहां उपलब्ध नहीं होते, जो भी ग्रामीण अधिवासियों की क्या है? एक समस्या है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल का अभाव यह भी ग्रामीण अधिवासियों की क्या है? समस्या है। अगली जो समस्या है वह है चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। चिकित्सा सुविधाओं की क्या मिलती है? ग्रामीण अधिवासियों को कमी मिलती है। अगला है विद्युत की आपूर्ति कम, यानी विद्युत की क्या आपूर्ति कैसे होती है? कम होती है। विद्युत की आपूर्ति की वहां कमी पाई जाती है। अगला जो समस्या है वह है रोजगार के साधनों की कमी। रोजगार के जो साधन है वहां उनकी क्या मिलती है? कमी मिलती है या रोजगार की कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की क्या होती है? कमी होती है। अगला है तकनीकी का अभाव। जो नई नई तकनीकें होती हैं उनका भी अभाव कहां पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। फिर अगला है उच्च शिक्षा
का अभाव, यानी ग्रामीण जो क्षेत्रों में है वो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, लेकिन उच्च शिक्षा का उन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये सभी थी ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं। परिवहन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विद्युत की आपूर्ति की कमी, रोजगार के साधनों की कमी, तकनीकी का अभाव, उच्च शिक्षा का अभाव, ये समस्त जो क्रियाकलाप है वह है ग्रामीण क्षेत्रों की क्या बनती है, समस्याएं बनकर खड़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों छत्रपति शिवाजी ने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही अच्छी और सटीक बात कही है कि जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर नजर आने लगता है, पहाड़ भी मिट्टी का ढेर नजर आने लगता है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।